हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। आज अपना इवोल्यूशन का सेकंड लेक्चर होने वाला है। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी इंट्रोडक्शन की, और उसमें बात किया था अपन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो आज अपन ने वहाँ पे जितनी भी थ्योरी पढ़ी थी उनमें से कुछ थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ऑलमोस्ट सभी थ्योरी रिजेक्ट हुई थी। जो पहली थ्योरी थी जो अपन ने बात की थी वो कीमोजेनेसिस वाली थ्योरी की थी, जो एक्सेप्ट हुई थी, और उसने मिलर एक्सपेरिमेंट ने उसको प्रूव किया था कि सच्ची में फर्स्ट लाइफ यहीं से आई है। तो इस वजह से पहले लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो पहला लेक्चर कंप्लीट करिएगा। उसके बाद अपन आज के सेकंड लेक्चर में बात करने वाले हैं कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस। यदि इवोल्यूशन हुआ है तो उसके क्या एविडेंस है। अपन यदि कोई भी चीज करते हैं तो उसके प्रूफ मांगते हैं। इस वजह से इवोल्यूशन के भी एविडेंस मांगे गए थे कि चलो भाई इवोल्यूशन हुआ है तो उसके क्या क्या एविडेंस है। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में। और यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो भी अपडेट आती रहती है नीट के रिगार्डिंग या बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, मैं वहां आपको अपडेट करता रहूंगा। आज के इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बात किया था कि जैसे यूनिवर्स क्या हुआ था, यूनिवर्स कैसे आया, पृथ्वी कब आई, और इस अर्थ पे फर्स्ट लाइफ किस तरीके से आई और कौन कौन सी थ्योरी आई और रिजेक्ट हो गई। ये अपन ने बात की थी लास्ट लेक्चर के इंट्रोडक्शन में, जो इसका पहला लेक्चर था इवोल्यूशन का। उसके बाद अपन ने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, मतलब फर्स्ट लाइफ आई कहाँ से। चलो अब अभी की लाइफ तो अपन को पता है कि अपने फादर पेरेंट्स से आती है अपनी लाइफ, नेक्स्ट जनरेशन उससे बढ़ती रहती है। लेकिन जो इस अर्थ पे फर्स्ट लाइफ आई थी वो किस तरीके से आई थी वो अपन ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, तो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देख रहा है तो उसको पहला लेक्चर कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद आज अपन का टारगेट होने वाला है कि एविडेंसेज इवोल्यूशन के, कि चलो अपन ने बात कर ली कि फर्स्ट लाइफ आ गई, इवोल्यूशन हो गया, लेकिन उसके एविडेंस क्या क्या है उसके बारे में अपन आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो लास्ट लेक्चर का बच गया था, कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है एंड इवोल्यूशन है उसकी 3 कंडीशन है। कि यदि जो फर्स्ट लाइफ आई है या इवोल्यूशन हुआ है उसकी भी 3 कंडीशन है। यदि इवोल्यूशन कैसे हुआ है और आगे भी इवोल्यूशन कैसे होता रहेगा उसकी भी कुछ कंडीशन है। तो सबसे पहले क्या है कि सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है इवोल्यूशन की या ओरिजिन ऑफ लाइफ की, कि सेल्फ रेप्लिकेशन या इवोल्यूशन होना चाहिए। उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन कैसे होगा कि एक की कॉपी दूसरी की कॉपी, मतलब कॉपी बनेगी तभी रेप्लिकेशन होगा ना। तो उसमें क्या हो गया, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब वो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस होनी चाहिए, मतलब एक में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए तभी तो कॉपी बनेगी। सेम कॉपी तो बन नहीं सकती, यदि रिप्रोडक्शन होता है तो जेनेटिक वेरिएशन आती है। इस तरीके से पहली कंडीशन क्या होगी, सेल्फ रेप्लिकेशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी, सब्जेक्टेड टू एरर्स। एरर्स आने चाहिए। एरर्स किससे आएंगे, जब किसी चीज के अंदर या डीएनए के अंदर उसके अंदर म्यूटेशन होगा तब उसमें एरर दिखाई देंगे। म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन आपको पता है कि जेनेटिक वेरिएशन में चेंजेस लाता है। तो म्यूटेशन कैसे होगा, जब किसी इवोल्यूशन होगा तो उसमें यह कंडीशन भी रखी गई है कि उसमें म्यूटेशन होगा तभी वो इवोल्यूशन माना जाएगा। तो उसमें एरर या ड्यूरिंग रेप्लिकेशन म्यूटेशन होनी चाहिए जो डाइवर्सिटी या वेरिएशन लाता है। म्यूटेशन क्या लाता है, वेरिएशन। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी या पार्शियल आइसोलेशन, मतलब उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर रहती है किसी भी इवोल्यूशन को करने के लिए, और उसको पार्शियल आइसोलेशन का मतलब एक आइसोलेट तरीके से किया जाना चाहिए, मतलब वो एक बाउंड्री होनी चाहिए उस चीज़ की भी होने की। तो इस पर अपन ने क्या पढ़ा, एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर रहती है, और पार्शियल आइसोलेशन मतलब एक बाउंड्री, डिफाइनाइट बाउंड्री उसके लिए मस्ट है, नेसेसरी है। तो 3 कंडीशन क्या है ओरिजिन ऑफ लाइफ की या इवोल्यूशन को, 3 कंडीशन रिक्वायरमेंट है। पहला सेल्फ रेप्लिकेशन, सेकंड उसमें म्यूटेशन होना चाहिए, थर्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी या पार्शियल आइसोलेशन उसको मिलना चाहिए। ये इवोल्यूशन की क्या हो गई, 3 कंडीशन हो गई। उसके बाद चलो ये बात हो गई। उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने क्या किया, चुगली करी कि यार चलो फर्स्ट लाइफ तो आ गई, लेकिन फर्स्ट लाइफ किस फॉर्म में आई, ये बात भी डिस्कस करना जरूरी थी। तो उस समय कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो सबसे पहले क्या किया, ओपेरेन जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या किया, फर्स्ट लाइफ को क्या बोला, कोजरवेट्स। क्या बोला, कोजरवेट्स। किसने बोला, एआई ओपेरोन ने क्या बोला, फर्स्ट लाइफ को कोजरवेट्स।
और एस फॉक्स ने क्या कहा, उसको प्रोटीनोइड माइक्रोस्पेयर्स कहा। किसको? फर्स्ट लाइफ को, कि इस फॉर्म में आई थी फर्स्ट लाइफ। एआई ओपेरन ने क्या कहा? कोजरवेट्स। और स्मॉल एस फॉक्स ने क्या कहा? प्रोटीनोइड माइक्रोस्पेयर्स। ये किस किस ने कहा? ये एस फॉक्स ने और ओपेरन ने अपने अपने तरीके से कहा कि मैं फर्स्ट लाइफ को ओपेरन ने नाम दिया कोजरवेट्स और एस फॉक्स ने पहली लाइफ को नाम दिया था प्रोटीनोइड माइक्रोस्पेयर। अब अपन ने बात की थी, चलो ये कोजरवेट्स हो गई, ये होते क्या है अपन इसके बारे में बात करेंगे। कोजरवेट्स क्या होते हैं? दे आर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। कोजरवेट्स क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो किस किस के मिक्स से बनते हैं? प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के मिक्स से बनते हैं। क्या? कोजरवेट्स। कोजरवेट्स क्या होते हैं? दे आर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। किस किस से बनते हैं? प्रोटीन के और पॉलीसेकेराइड के मिक्स होने से क्या फॉर्मेशन होता है? कोजरवेट्स का। किसका? कोजरवेट्स का। अब अपन बात करेंगे, चलो कोजरवेट्स समझ में आ गया। एआई ओपेरन ने कहा कि फर्स्ट लैब को मैंने नाम दिया कोजरवेट्स। और कोजरवेट्स क्या होते हैं? दे आर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। उसके बाद अपन ने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की कि कोजरवेट्स होते क्या है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहली बात क्या है कि ये दे नॉट हैव ए लिपिड बाइलेयर। इनके बाहर लिपिड की जो 2 लेयर होती है वो नहीं होती है। किसके बाहर? कोजरवेट्स के बाहर। और इनके पास ये भी कैपेबिलिटी नहीं होती कि दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अब भाई क्या मतलब रहा कि यदि ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इवोल्यूशन कैसे चलता रहेगा? यदि फर्स्ट लाइफ आई है कोजरवेट्स के फॉर्म में, यदि इनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है तो ये रिप्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे और आगे की संतति कैसे चल पाएगी? मतलब आगे की जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे चल पाएगी? तो ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। उसके बाद बात हुई कि दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। चलो ठीक है, ये थर्ड कंडीशन थी किसकी? इवोल्यूशन की 3 कंडीशन थी कि कंटिन्यूस सप्लाई एंड पार्शियल आइसोलेशन होना चाहिए, तो ये तो फॉलो हो गई। लेकिन इनके अंदर क्या है? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस नहीं है। किसके अंदर? कोजरवेट्स के अंदर। ये आपको समझ में आ गया। तो ये बोला गया था इन साइंटिस्ट के द्वारा कि फर्स्ट लाइफ इस फॉर्म में आई। किस किस फॉर्म में? एआई ओपेरन ने कहा कोजरवेट्स के फॉर्म में, एस फॉक्स ने कहा प्रोटीनोइड माइक्रोस्पेयर के फॉर्म में। फिर अपन ने बात की कोजरवेट्स होते क्या है? दे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं मिक्सिंग ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या बात की थी कि ये लिपिड, दे डू नॉट हैव ए लिपिड बाइलेयर। इनके बाहर लिपिड की बाइलेयर नहीं होती है। सॉरी, पहले अपन ने बोल दिया था कि लिपिड की बाइलेयर होती है, लेकिन इनमें लिपिड की बाइलेयर नहीं होती है। और इनमें डू नॉट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी नहीं होती है। और दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से घिरे होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, मतलब कंप्लीटली पैक होते हैं। चलो ये बात हो गई। अब अपन बात करेंगे आज का जो अपना मेन टॉपिक रहने वाला है। कल का थोड़ा सा छूट गया था पहले लेक्चर का जो अपन ने कंप्लीट किया है। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इवोल्यूशन के एविडेंस में। तो अपन को बात आती है कि चलो एविडेंस इवोल्यूशन हो रहा है तो एक अलग अलग जनरेशन बन रही है, मतलब मैं अलग हूँ, मेरा दोस्त अलग है, सब अलग अलग है, तो इनके भी किसी कोई कॉमन एंसिस्टर रहा होगा। तो सबसे पहले अपन एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि कॉमन एंसिस्टर क्या होता है। समझ में आ गया आपको कॉमन एंसिस्टर? तो कॉमन एंसिस्टर इज सपोर्टेड बाय वेरियस एविडेंस। कॉमन एंसिस्टर ये होता है कि यदि मेरे पूर्वज मेरे जैसा ही है तो मैं उनका कॉमन हूँ, मतलब उन्हीं से ही मैं आया हूँ, तो मैं उनका क्या हो गया? कॉमन एंसिस्टर। तो ये एविडेंस सपोर्ट भी करता है कि यदि मेरी जनरेशन के मेरे बच्चे होंगे या मेरे फादर के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं तो मैं उनका कॉमन रहा हूँ, तो कॉमन एंसिस्टर उनसे टर्मिनोलॉजी मेरी मिलती है कि मैं उनसे कॉमन रहा हूँगा। तो कॉमन एंसिस्टर भी क्या करते हैं? एविडेंस को सपोर्ट करता है, मतलब मेरे पूर्वजों के मेरे कॉमन एंसिस्टर सेम है, तो कॉमन एंसिस्टर ये होता है। तो कॉमन एंसिस्टर भी क्या करता है? एविडेंस को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद क्या हो गया? एक थ्योरी आ गई डार्विनिज्म की, जिसको आप सब जानते होंगे, जिसको डार्विनिज्म की थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन साहब ने क्या कहा? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दे दी, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने क्या किया? जो सर्वाइवल में फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो इस दुनिया में फिट है वो आगे बढ़ सकता है। वो कैसे भी फिट हो सकता है, फिजिकली, मेंटली, सब तरीके से जिसको फिट है इस दुनिया में वो आगे बढ़ सकता है। वो इवोल्यूशन के अंदर उसकी संतति या जनरेशन आगे चल सकती है। तो इन्होंने क्या थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें इन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी होनी चाहिए,
मतलब हर तरीके से इंसान फिट होना चाहिए। ये कौन को बोलती है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन साहब ने की थी, और उनका एक ब्रिटिश सर्वे शिप भी था जिसको अपन बोलते हैं HMS बीगल। तो आप यदि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि HMS बीगल किसने दिया था, तो आप डार्विनिज्म, जिसको अपन बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो डार्विन साहब ने क्या थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए भाई। एकदम हर तरीके से इस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करना चाहता है वो रिप्रोडक्टिव फिट भी होना चाहिए, सर्वाइवल करना चाहिए, और मेंटली, फिजिकल और सब तरीके से उसको फिट होना चाहिए यदि इस दुनिया में वो सर्वाइव करना चाहता है तो। और उन्होंने कौन सा सर्वेशिप दिया था? एक ब्रिटिश सर्वेशिप दिया था जिसका नाम है HMS बीगल। तो आपको ये डार्विन की थ्योरी समझ में आई होगी, और आपको कॉमन एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कॉमन एंसेस्टर होते क्या हैं। जब मैं मेरे फादर की बात करूंगा तो मेरा उनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है, मैं उनके कॉमन एंसेस्टर से रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे और उनके कॉमन एंसेस्टर मैच करते हैं, और ये कॉमन एंसेस्टर भी एविडेंस इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जो एविडेंस इवोल्यूशन में दिए थे। तो आपको डार्विनिज्म की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन समझ में आया होगा कि उन्होंने नेचुरल थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी, और उन्होंने एक शिप दिया था ब्रिटिश सर्वे शिप, जिसको अपन बोलते हैं HMS बीगल्स के नाम से। अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर एविडेंसेज है इवोल्यूशन के, जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस के। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो बाहर से दिखते हैं, एनाटॉमिकल मतलब जो अंदर से दिखते हैं, दोनों की अपन बात करेंगे कि वो कौन कौन से हैं जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। सेकेंड अपन बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। ये दोनों आज के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ पैलेंटोलॉजिकल, बायोजियोग्राफिक और जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री एविडेंसेस के बारे में। तो मेजर एविडेंस कौन कौन से? 5 है, जिसमें पहला कौन सा है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, दूसरा है एम्ब्रियोलॉजिकल, थर्ड है पैलेंटोलॉजिकल, जिसको अपन फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को अपन बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, फोर्थ एविडेंस है बायोजियोग्राफी एविडेंस, और फिफ्थ है जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री एविडेंस। तो ये 5 मेरे एविडेंस दिए गए हैं जिनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एविडेंस आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एविडेंसेज ऑफ फ्रॉम कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसको अपन टेक्टोलॉजिकल एविडेंस भी बोलते हैं। इसके बारे में आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेज है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। उनके अंदर भी अपन 5 टाइप के अलग अलग एविडेंसेज के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला एविडेंस है होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में? होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, किनका ओरिजिन सेम होता है या फंक्शन सेम होते हैं, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। फिर अपन बात करेंगे एनालॉजिकल ऑर्गन्स के बारे में कि इनमें कौन सा ओरिजिन किसका डिफरेंट होता है, क्या होता है और फंक्शन कैसे होते हैं। फिर अपन बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में जो रिड्यूस हो चुके हैं अपनी लाइफ से, उनके बारे में। फिर अपन बात करेंगे एटाविज्म के बारे में जिसको अपन रिवर्सन भी बोलते हैं। और फिर अपन बात करेंगे कनेक्टिव लिंक के बारे में। और फिर उसके बाद अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज के एविडेंस की कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स विथ ए सिमिलर बेसिक प्लान। इनका बेसिक प्लान या ओरिजिन सेम होता है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेम ओरिजिन होते हैं बट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स में आपको क्या याद रखना है कि जिनका फंक्शन तो क्या हो गया? फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। फंक्शन डिफरेंट और ओरिजिन सेम हो गया। ओरिजिन क्या हो गया? सेम हो गया। तो आपकी क्या समझा आपने होमोलोगस ऑर्गन्स की? कि होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है और फंक्शन डिफरेंट होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स। और होमोलोगस ऑर्गन्स क्या दिखाते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या दिखाते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। अब अपन बात करेंगे कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। चलो ये तो बात कर ले कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने बात की कि होमोलोगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। अब ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन द इवोल्यूशन ऑफ 2 और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब 2 और 2 से ज्यादा जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है जिनका ओरिजिन सेम होता है बट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया मॉडिफाइड देयर स्ट्रक्चर टू परफॉर्म
डिफरेंट फंक्शन, मतलब दो और दो से ज़्यादा स्पीसीज जिनका ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो, उनको वो कौन से इवोल्यूशन दिखाते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि होमोलोगस ऑर्गन्स भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की डेफिनेशन यही होती है कि दो और दो से ज़्यादा स्पीसीज यदि जिनका ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट हो तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, इसी को ही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें एक और डेफिनेशन अपन इसकी बात कर रहे थे, ये तो अपन ने कंप्लीट कर ही लिया कि जिनके कॉमन एंसेस्टर गिव्स राइज टू डिफरेंट डिसेंडेंट्स ईच अडेप्टिंग टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल एंड फंक्शन। जिनके कॉमन एंसेस्टर हो रह रहे हो, मतलब ओरिजिन सेम है तो उनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, लेकिन उनके जो डिफरेंट इन्वायरमेंट और डिफरेंट उनके फंक्शन है तो वो क्या दिखाते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन भी वही आ गई कि वहाँ पे अपन ने ओरिजिन सेम पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन एंसेस्टर हो गए जिनकी डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड डिफरेंट फंक्शन हो गए। अब अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक कॉमन एंसेस्टर है, मतलब इनका ओरिजिन सेम है, इनका ओरिजिन तो सेम है, मतलब ओरिजिन सेम है, और कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या हो गया? यदि कॉमन एंसेस्टर है तो एक घर के अंदर सबका एंसेस्टर सेम रहा होगा तो उनका ओरिजिन भी सेम है, लेकिन सबके फंक्शन अलग अलग है। अमराज का फंक्शन अलग है, एंथनी का अलग है, और अकबर का, तीनों का फंक्शन अलग है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल आपको समझ में आया होगा जिनका ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो। इसको बोलते हैं अपन होमोलोगस ऑर्गन्स, और होमोलोगस ऑर्गन्स क्या दिखाते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल के बारे में। अब अपन ने बात की थी जिनका ओरिजिन सेम होता है और इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। चलो बात करें। 4 लिम्स ऑफ चीता, 4 लिम्स हो गए, और हैंड्स ऑफ ह्यूमन, मतलब सबका ओरिजिन देख रहे हो आप सेम, फ्लिपर्स ऑफ एल, विंग्स ऑफ एव, बट इनके फंक्शन तीनों के, चारों के अलग अलग आ गए। जो 4 लिम्स ऑफ चीता है उनसे रनिंग के काम में आते हैं, और हैंड्स ऑफ ह्यूमन है वो किसके काम आते हैं? होल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पकड़ने के काम में आते हैं। और जो फ्लिपर्स ऑफ वेल है वो किसके काम में आती है? स्विमिंग के काम में आती है। और विंग्स ऑफ बेट है वो किसके काम में आती है? फ्लाइंग करने के, उड़ने के काम में आती है। तो इनके फंक्शन डिफरेंट है लेकिन इनका ओरिजिन सेम है, मतलब सबके हैंड काम में आ रहे हैं लेकिन सबके फंक्शन अलग अलग है। 4 लिम्स ऑफ चीता रनिंग के, हैंड्स ऑफ ह्यूमन होल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्लिपर्स ऑफ वेल स्विमिंग के काम में आते हैं, विंग्स ऑफ बेट फ्लाइंग करने के काम में आते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में अपन बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स की, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। अब देखो अपन कॉकरोच और फीमेल मॉस्किटो के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इनके माउथ पार्ट है वो इनके फंक्शन तो डिफरेंट है लेकिन उनका ओरिजिन सेम है। माउथ के सबका ओरिजिन सेम आ गया लेकिन इनका फंक्शन क्या डिफरेंट है? कॉकरोच के जो माउथ पार्ट है वो बीटिंग एंड च्यूइंग करने में काम में आते हैं, लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो के माउथ पार्ट वो किस किस के काम में आ रहे हैं? पायरिसिंग और सकिंग के काम में आ रहे हैं। मतलब इनका ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन दोनों का डिफरेंट हो रहा है। तो ये भी एक होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद थर्ड अपन बात करेंगे इवोल्यूशन पे ऑफ 2, 3 एंड 4 चेम्बर हेड। मतलब हेड ओरिजिन सेम है लेकिन सब में अलग अलग तरीके का, किसी में 2, 3, 4 चेम्बर हेड हो गया तो फंक्शन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। किसी के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जा रहा है तो किसी के अंदर सिंगल सर्कुलेशन पाया जा रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स भी किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोलोगस ऑर्गन्स का। उसके बाद अपन बात करेंगे थ्रोन्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। मतलब थ्रोन्स क्या होते हैं? प्रोटेक्शन के काम आते हैं, और टेंड्रिल्स क्या काम करते हैं? सपोर्ट का काम करते हैं। लेकिन इनका ओरिजिन क्या हो गया? सेम हो गया है, तो दोनों ही थ्रोन्स लेकिन काम अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। थ्रोन्स क्या काम में आते हैं? प्रोटेक्शन के, और टेंड्रिल्स क्या काम में आ रहे हैं? सपोर्ट के। मतलब ओरिजिन सेम हो गया और फंक्शन डिफरेंट हो रहे हो तो वहां पे किसकी बात करेंगे अपन? होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो होमोलोगस ऑर्गन्स में अपन ने क्या बात करी कि जिनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, ओरिजिन सेम होता है, वो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। होमोलोगस क्या दिखाते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। फिर अपन ने बात करी होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल की, 4 लिम्स ऑफ चीता जो रनिंग करते हैं, हैंड्स ऑफ ह्यूमन, फ्लिपर्स ऑफ पेल और विंग्स ऑफ बैट। ये अपन ने क्या बात करी थी कि इनके ओरिजिन सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। फिर माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट की बात करी, फिर इवोल्यूशन ऑफ 2, 3 एंड 4 चेम्बर हेड की बात करी, फिर ब्रेन और वर्टिब्रेट्स की बात करी, फिर थ्रोन्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा की अपन ने बात करी। तो ये क्या हो गए? इनका
होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हो गए। अब अपन बात करेंगे सेकंड किसकी, एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। अब होमोलोगस ऑर्गन्स तो हो गए जिनके ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि जिनके ओरिजिन तो क्या होता है, एनालोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन जो डिफरेंट, क्या इनका ओरिजिन डिफरेंट हो गया बट फंक्शन क्या हो गए, सिमिलर हो गए। मतलब इनका क्या हो गया, ओरिजिन क्या हो गया, डिफरेंट और फंक्शन सेम हो गए। किसके, एनालोगस ऑर्गन्स के। एनालोगस ऑर्गन्स के क्या हो गए, डिफरेंट ओरिजिन हो गए और फंक्शन सिमिलर हो गए। और एनालोगस ऑर्गन्स क्या दिखाते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब अपन बात करेंगे कि कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट ओरिजिन इंडिपेंडेंटली इवोल्व सिमिलर फंक्शन ड्यू टू सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन भी सेम है वहाँ सिमिलर फंक्शन दिखाए गए बट उसके ओरिजिन डिफरेंट होंगे। तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन दिखाते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है बट फंक्शन सिमिलर होते हैं। किसके, एनालोगस ऑर्गन्स के। और एनालोगस ऑर्गन्स क्या दिखाते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उसके बाद अपन ने बात करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। तो सबसे पहले विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया और विंग्स ऑफ बर्ड्स, दोनों के विंग्स हैं, ओरिजिन डिफरेंट है बट इनका फंक्शन क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों में विंग्स आ रहे हैं। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इसका भी रूट है, पोटैटो इसका स्टेम है, इसका स्टेम से आ रहा है, इसका रूट से आ रहा है, तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट हो गया लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। फिर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ वर्टिब्रेट्स, दोनों के ओरिजिन डिफरेंट हो गए और फंक्शन सेम हो गए। उसके बाद अपन ने बात करी स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन एंड स्टिंग ऑफ हनी बी, दोनों के स्टिंग है बट इनके ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। दोनों के स्टिंग है तो दोनों के सेंस करने के काम में आते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। एनालोगस ऑर्गन्स को अपन एक बार और रिकॉल करते हैं कि एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स का कौन सा इवोल्यूशन दिखाते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, जो सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में सिमिलर फंक्शन दिखाते हैं और जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल की अपने बात की कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई जैसे आर्थ्रोपोडा में, विंग्स ऑफ बर्ड्स वर्टिब्रेट में होता है, और स्वीट पोटैटो रूट एंड पोटैटो स्टेम, तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट हो गया लेकिन फंक्शन सेम हो गया। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ वर्टिब्रेट्स ये हो गया। स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन एंड स्टिंग ऑफ हनी बी ये भी हो गया। तो अपन ने बात करी एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल के बारे में। उसके बाद अपन बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन आर रिड्यूस एंड नॉन फंक्शनल ऑर्गन, मतलब थर्ड एविडेंस अपन बात करने वाले हैं किसके, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जिनके वो ऑर्गन होते हैं जो रिड्यूस हो चुके हो या नॉन फंक्शनल हो। रिड्यूस मतलब अभी बचे नहीं हो अपनी बॉडी के अंदर, जैसे टेल नहीं है ह्यूमन के अंदर, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसका अपनी बॉडी में कोई रोल नहीं था, किसका, टेल का, लेकिन मंकी के अंदर अभी भी प्रेजेंट है। तो एक अलग एग्जाम्पल हो गया एट्राविसम, उसके नेक्स्ट बात करेंगे उस एविडेंस के बारे में। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जो रिड्यूस हो चुके हो और जिनका कोई फंक्शन नहीं हो अपनी बॉडी के अंदर, उन ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। इन ह्यूमंस मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैव बीन डिस्कवर, अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स डिस्कवर हो चुके हैं। उनके बारे में कुछ एग्जाम्पल अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सम एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो बात करिए अपन ने वेस्टिजियल ऑर्गन कौन होते हैं, जो रिड्यूस हो चुके हो, जिनका कोई फंक्शन नहीं हो अपनी बॉडी के अंदर, उनको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। और ह्यूमंस के अंदर मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन डिस्कवर हो चुके हैं। तो सबसे पहला वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है, पिन्ना मसल्स, ये हो गई अपनी पिन्ना मसल्स, ये कौन हो गया, एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, इसका कोई फंक्शन नहीं है। और फिर सेकंड क्या हो गया, रिमिनेंट ऑफ निकिटेटिंग मेम्ब्रेन या प्लाइका सेम्युलरिस, ये एक मेम्ब्रेन हो गई जिसका भी अपनी बॉडी में कोई रोल नहीं है। उसके बाद विजडम टीथ हो गए, थर्ड मोलर एंड फोर्थ इन नंबर, तो इनका भी अपनी बॉडी में कोई रोल नहीं है। उसके बाद क्या हो गए, फोर्थ निपल्स इन मेल, इनका भी अपनी बॉडी में कोई रोल नहीं है, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे अपन, वेस्टिजियल ऑर्गन, रिड्यूस या नॉन फंक्शनल, जिनका अपनी बॉडी में कोई रोल नहीं है, इनको अपन क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन। इन ह्यूमंस के अंदर 100 से ज़्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन डिस्कवर हो चुके हैं, जो पहले अपन ने पढ़ा, पिन्ना मसल्स, रिमिनेंट ऑफ निकटेटिंग मेम्ब्रेन, विजडम टीथ जिसको थर्ड मोलर एंड फोर्थ इन नंबर बोलते हैं, निपल्स इन मेल हो गए, हेयर ऑन स्किन हो गए, अपनी स्किन पे जो हेयर है इनका कोई रोल नहीं है, फिर भी ये किस में आते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन में आते हैं। टेल वर्टिब्रेट्स, कोकिक्स या कोइडल वर्टिब्रेट्स, इनका भी अपनी बॉडी में कोई रोल नहीं है, तो ये किसके अंदर आ गए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर। और फिर एक अपन बात करेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।
वर्मीफॉर्म अटेंडिक्स सेक्शन नो रोल इन डाइजेशन। अपने ह्यूमन के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में पाई जाती है, जिसका अपनी बॉडी में कोई रोल नहीं है डाइजेशन के अंदर। इस वजह से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी किस में आती है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन में आती है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जो रिड्यूस हो चुके हो, जिनका कोई फंक्शन नहीं हो अपनी बॉडी में, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये अपन ने एग्जांपल बात की थी वेस्टिजियल ऑर्गन की, पिन्ना मसल्स, रिमिनेंट निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, विजडम टीथ, निप्पल्स इन मेल, हेयर ऑन स्किन और टेल वर्टिब्रे और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इन ये कौन हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए, जिनका रोल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का अपने डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये रही अपनी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये रही। अब इसका कोई भी रोल नहीं है अपने डाइजेशन में, तो ये क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, या रिड्यूस तो नहीं हुई लेकिन ये नॉन फंक्शनल हो गई। नॉन फंक्शनल हो गई तो इसका मतलब ये किसके अंदर आ गई, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर। तो इसका अपने डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, किसका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। अब फोर्थ अपन बात करेंगे एविडेंस के बारे में, जिसको बोलते हैं अपन एटाविजम या रिवर्सन। ये क्या होता है, एटाविजम या रिवर्सन इज द रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल ट्रेट आफ्टर मेनी जनरेशन। एक ऐसा ट्रेट है जो बहुत सी जनरेशन के बाद फिर अपन को बाद में रीअपीयर हुआ। मतलब बहुत सी जनरेशन में ट्रेट होने के बाद, डाइवर्सिटी आने के बाद, वेरिएशन आने के बाद वो ट्रेट अपन को दिखाई देने लग गया वापस बहुत सारी जनरेशन के बाद, उसको अपन क्या बोलते हैं, एटाविजम या रिवर्सन। मतलब उसका रिवर्सन हो गया, वापस आ गया अचानक से। एग्जाम्पल अपन बात करेंगे, एग्जाम्पल टेल इन न्यूबॉर्न बेबी। टेल इन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे टेल पाई जाती है छोटी सी, तो क्या हो गया, रीअपीयरेंस होने लग गई। मतलब जो पहले के एंसेस्ट्रल थे, जैसे मंकी के अंदर पहले टेल पाई जाती थी, वो तो अभी भी पाई जाती है, क्योंकि उनके अपन कॉमन एंसेस्टर रही हैं। इस वजह से वो क्या हो गई, पहले की जो ट्रेट में पाई जाती है वो रीअपेरेंस होने लग गई बहुत सारी जनरेशन के बाद। तो उसको अपन ने क्या बोला, एटाविजम या रिवर्सन। ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या बात करें अपन, टेल इन न्यूबॉर्न बेबी। इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो अपन ने कॉमन एंसेस्टर पाया जाता है टेल का, किसमें, मंकी से। मंकी में अभी भी टेल प्रेजेंट है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर क्या होगी, टेल लॉस्ट हो गई। कब, इवोल्यूशन के टाइम पे क्या होगी, टेल लॉस्ट हो गई इवोल्यूशन के टाइम पे। तो एटाविजम क्या होता है, रिवर्सन क्या होता है, रीअपीयरेंस ऑफ एनी एंसेस्ट्रल ट्रेट। जो पहले अपने पूर्वज रहे थे, जनरेशन रही थी, उनके जो एंसेस्ट्रल ट्रेट्स है उनका रीअपीयरेंस होना बहुत सारी जनरेशन के बाद, उसको अपन क्या बोलेंगे, एटाविजम। इसका एग्जांपल है टेल इन न्यू बॉर्न बेबी। इसको कंसेप्ट को समझिए कि कॉमन एंसेस्टर से आया था टेल, जो ह्यूमन के अंदर टेल लॉस्ट हो चुकी है ड्यूरिंग इवोल्यूशन, बट मंकी के अंदर अभी भी वो टेल प्रेजेंट है। ये बात हो गई एटाविजम की। मतलब कोई भी जो एंसेस्टर रहे थे पिछले, जिनके अंदर से जो पहले अपने ट्रेट थे वो वापस बहुत सारे जनरेशन के बाद दिखाई दे रहे हैं, तो उसको अपन एटाविजम बोलते हैं। जैसे न्यू बॉर्न बेबी के अंदर टेल दिखाई देती है, और इसके कॉमन एंसेस्टर मंकी रहे थे जिनमें अभी भी टेल प्रेजेंट है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर इवोल्यूशन के साथ साथ वो टेल एब्सेंट हो गई, लॉस्ट हो गई। मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो, वो एब्सेंट हो गई, लॉस्ट हो गई। उसके बाद अपन पांचवी अपन बात करेंगे, जो अपन ने फर्स्ट बात की थी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में, जिसका फिफ्थ पार्ट है कनेक्टिंग लिंक। अब आपको इस वर्ड से समझ में आया होगा कि कनेक्टिंग लिंक मतलब एक दूसरे स्पीसीज से वो क्या है, लिंक है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिंक है। तो अपन फिफ्थ एविडेंस के बारे में बात करेंगे, कनेक्टिंग लिंक्स, जो एक दूसरी स्पीसीज से कैरेक्टरिस्टिक उसके लिंक रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। इसके अपन डेफिनेशन बात करेंगे। कनेक्टिंग लिंक्स आर ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप इंडिकेटिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब जो टू डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है वो इंडिकेट कर रहे हैं उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं उनकी इवोल्यूशन के बारे में, उनकी रिलेशनशिप के बारे में, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक। अब इसके एग्जाम्पल अपन बात करने वाले हैं, तो आपको ये सब एग्जाम्पल याद करने हैं। इनके कोई भी अपन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे कि क्यों इनकी कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ओनली कनेक्टिंग लिंक के बारे में दिया गया है, तो अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो कनेक्टिंग लिंक क्या हो गई, दो डिफरेंट ग्रुप की स्पीसीज हो गई जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में कनेक्ट कर रही है, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंट ग्रुप के इंडिकेट कर रहे हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल होगा यूग्लिना। यूग्लिना में क्या होता है, मिक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे होलोफाइटिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो प्लांट लाइक है ये। और होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, एनिमल में। तो यूग्लिना में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है। किसके अंदर, यूग्लिना में किस किस के बीच में है, प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर कनेक्टिंग लिंक है। तो पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि यूग्लिना में कौन कौन सी कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट एंड एनिमल के बीच में कनेक्टिंग
कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक क्या होती है, जो दो ऑर्गेनिज्म हो गए डिफरेंट ग्रुप के जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखते हैं एक दूसरे के साथ साथ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक। फिर अपन सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटेरोस्पोंजिया। क्या बोलते हैं, प्रोटेरोस्पोंजिया। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जिस। किस किस के बीच में, प्रोटेरोस्पोंजिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जिस। ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है। उसके बारे में बात करेंगे अपन थर्ड, पेरीपेटस। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। किस किस के बीच में, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में पेरीपेटस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। तो तीन एग्जांपल याद हो गया आपको। यूग्लिना याद रखना जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्रोटेरोस्पोंजिया याद करना जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जिस। थर्ड अपन ने बात की पेरीपेटस जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में। अब अपन बात करेंगे फोर्थ एग्जांपल की, नियोपिलीना क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का के बीच में। किस किस के बीच में, नियोपिलीना किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच में। और हेमिकोडेटा के बीच में क्या क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। तो आपको ये भी याद रखना कि हेमिकोडेटा किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक रखते हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। और नियोपिलीना किस किस के बीच में रखते हैं, एनेलिडा एंड मोलस्का के बीच में। उसके बाद थर्ड 6 अपन बात करेंगे इसमें एग्जांपल कनेक्टिंग लिंक के बारे में, लंग फिशेस। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसे, फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल क्या है, लेपिडोसायरन किस में है, साउथ अमेरिका में। नियोसरैटोडस किसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और प्रेटरोपीरस किसके अंदर है, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो आपको ये लंग फिशेस किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक रखते हैं, फिशेस के अंदर और एम्फीबियस के अंदर। जिसके एग्जांपल अपन ने बात की, लेपिडोसायरन किसके अंदर है, साउथ अमेरिका के अंदर। नियोसिरोटोडस किसके अंदर है, ऑस्ट्रिया के अंदर। प्रोटोप्टेरस किसके अंदर है, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये लंग फिशेस किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक रखते हैं, फिशेस के एंड एम्फीबियंस के बीच के अंदर। 7th अपन बात करेंगे आर्कियोप्टेरिक्स। किसके किसके, आर्कियोप्टेरिक्स। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर है। कौन की, आर्कियोप्टेरिक्स किस किस के बीच में है कनेक्टिंग लिंक, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर। और ये क्या है, एक फॉसिल ऑर्गेनिज्म है। कौन, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, एक फॉसिल ऑर्गेनिज्म है। और किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक रखते हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक रखते हैं। उसके बाद इसका 8th एग्जाम्पल आ गया प्लेटाइपस, जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बढ़ते हैं एग लेइंग वाले मैमल्स का, जो कौन कौन से हो गए, एक तो रेप्टाइल्स हो गए और मैमल्स हो गए। ये क्या करते हैं, एग देते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, एग लेइंग मैमल्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं, प्लेटाइपस। जो क्या करते हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में क्या रखते हैं, कनेक्टिंग लिंक। तो ये क्या हो गया, प्लेटाइपस एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में। कौन रखता है कनेक्टिंग लिंक, प्लेटाइपस। मतलब एग लेइंग मैमल क्या किस किस के बीच में रखते हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक रखते हैं। तो अपन ने क्या बात की थी, कनेक्टिंग लिंक क्या होती है। सबसे पहले अपन ने ये बात की कनेक्टिंग लिंक क्या होती है, दो डिफरेंट ग्रुप की जो स्पीसीज रहती है, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो एक दूसरे के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखते हैं। एक दूसरे के बीच में क्या रखते हैं, इवोल्यूशन के बारे में रिलेशनशिप रखते हैं, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। उसके एग्जाम्पल के बारे में अपन ने बात की कि यूग्लिना किस किस के बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक रखता है। प्रेटरोस्पोंजिया किस किस के बीच में रखता है, प्रोटोजोआ और स्पॉन्जिस के बीच में रखता है। पेरीपेटस किसके बीच में रखता है, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक रखता है। नियोपिलीना किस किस के बीच में, एनेलिडा एंड मोलस्का के बीच में क्या रखता है, कनेक्टिंग लिंक रखता है। हेमिकोडेटा कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक रखता है। लंग फिशेस किस किस के बीच में रखती है, लंग फिशेस रखती है फिशेस एंड एम्फीबियंस के बीच में कनेक्टिंग लिंक, जिसके कुछ एग्जांपल अपन को देखे गए। लेपिडोसायरन जो साउथ अमेरिका में है, नियोसेरेटोडस जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और प्रोटोप्टेरस जो साउथ अफ्रीका के अंदर है। फिर 7th एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था आर्कियोप्टेरिक्स, जो एक कनेक्टिंग लिंक बीच में रखता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। प्लेटाइपस पढ़ा था अपन ने 8th एग्जाम्पल, जो एग लेइंग मैमल है, वो कनेक्टिंग लिंक रखते हैं किस किस के बीच में, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। कौन, एग लेइंग मैमल, जिसको अपन प्लेटाइपस भी बोलते हैं। यहाँ अपना 5th कंप्लीट होता है कौन, कनेक्टिंग लिंक वाला एविडेंस। तो पहले अपन ने मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़े, जिसमें अपन ने 5 टाइप के एविडेंस पढ़े। सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में, फिर अपन ने बात की एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में, फिर अपन ने बात की थी एटाविज्म के बारे में, फिर अपन ने बात की है कनेक्टिंग लिंक के बारे में, और फिर एक अपन ने किस किस के बारे में बात की थी,
वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। तो ये 5 टाइप के अपन ने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ लिए, वेस्टिजियल ऑर्गन के 5 टाइप के एविडेंस अपन ने पढ़ लिए, किस किस के, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में। अब अपना मेजर एविडेंस में सेकंड मेजर एविडेंस आता है एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। मतलब जैसे अपने बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके सबसे पहले जन्म से लेता है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनेगा, दोनों स्पर्म और ओवम मिलेंगे, वहां से लेके एक एम्ब्रियो बनने तक का सफर, गेस्टुलेशन का सफर से लेके उसके बीच में क्या क्या इवोल्यूशन होते हैं वो अपन किस में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि एम्ब्रियो बनता कैसे। पहली परिभाषा अपनी ये होगी, डेफिनेशन आज की, कि अपन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ेंगे तो एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने के बाद क्या होगा, स्पर्म और ओवम मिलेंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। सबसे पहले क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, स्पर्म और ओवम मिलके किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, सबसे पहले कैसे होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस डेवलपमेंट, कि सबसे पहले स्पर्म एंड ओवम मिला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट से क्या बनी, 2 सेल स्टेज बनी। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, की एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। फिर 2 सेल स्टेज से क्या बनी, 4 सेल स्टेज, और 4 सेल स्टेज से क्या बनी, 8 to 16 सेल स्टेज, जिसको अपन ने क्या बोला, मोरूला। क्या बोला अपन ने, मोरूला। 16 सेल स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। फिर 32 और 42 सेल स्टेज बनी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। तो आपको याद रखना है कि 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरूला, और 32 स्टेज को क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला से किसका फॉर्मेशन हुआ, गेस्टुलेशन स्टार्ट हो गया, जहां 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म और ओवम मिलेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर जाइगोट से 2 सेल स्टेज बनी, फिर 4 सेल स्टेज बनी, फिर मोरूला का फॉर्मेशन हुआ, जिसको 16 सेल स्टेज बोलते हैं। उसके बाद क्या बना, ब्लास्टूला, जो 64 या 32 सेल स्टेज होती है। उसके बाद गेस्टुलेशन स्टार्ट हो गया, जहाँ 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बात कर ली अपन ने एम्ब्रियोलॉजिकल की एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर एक थ्योरी है जिसको अपन बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी कौन सी थ्योरी है, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ये किसने दी थी, ये अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। और ये किसके बारे में दी थी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में दी थी, कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिसको स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इन्होंने क्या दिया था सबसे पहले, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये स्टेटमेंट किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। इन्होंने क्या दी थी, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी, किसने, अर्नेस्ट हैकल ने। जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी क्या, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये किसने दिया था, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो प्रपोज की थी अर्नेस्ट हैकल ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अब इसका अपन इस स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे कि ओंटोजेनी का मतलब क्या होता है, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, रिपीट तो ये वर्ड आ गया। ओंटोजेनी का मतलब क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब हो गया फाइलोजेनी। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो रिपीट हो रहा है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो रहा है। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिपीट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहेगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में रिपीटेशन आते रहेंगे। समझ रहे हो आप, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहेगा, मतलब बच्चे के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहेगा, उस तरीके से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में रिपीटेशन आते रहेंगे। इस लाइन का मतलब ये है, समझ गए आप। बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या बोलती है, जो अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, जिन्होंने क्या कहा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिपीट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्या करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में रिपीट होता रहता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री उससे रिपीट होती रहती है। ये किसने बोला, अर्नेस्ट हैकल ने।
तो ओंटोजेनी का मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये अपन ने बात करी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, तो डेवलपमेंट हो गया किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का। और फाइलोजेनी क्या होगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए स्पीसीज, की हिस्ट्री क्या रही है इवोल्यूशन के अंदर उस स्पीसीज की, ये क्या हो गया फाइलोजेनी। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या कहा है अर्नेस्ट हैकेल ने इसे स्टेटमेंट देके एम्ब्रियोनिक एविडेंस के ऊपर, कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहेगा लेकिन इवोल्यूशन की हिस्ट्री में रिपीटेशन आते रहेंगे उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनकी थ्योरी बिल्कुल सही थी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट आगे आते हैं जो बताते हैं, जो इनके अगेंस्ट रहते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे कि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस क्या रहा होगा। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस यही रहा होगा कि जैसे एम्ब्रियो बनता गया तो एम्ब्रियो में क्या हो गया, सेल्यूलर ग्रेड से क्या आ गया टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ग्रेड से क्या हो गया ऑर्गन ग्रेड, और ऑर्गन ग्रेड से क्या हो गया ऑर्गन सिस्टम। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनने के बाद इवोल्यूशन चलता गया। उसके बाद क्या चेंजेज आते गए, सबसे पहले सेल बनी, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। तो ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस चलता गया किसके अंदर, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर। अब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस क्या होती है, अपन ने सबसे पहले बात की थी कि जाइगोट बना। जाइगोट स्टार्टिंग में क्या बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, स्पर्म और ओवम मिले, जिससे क्या बना जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट क्या होती है, एक यूनिसेलुलर स्टेज होती है। उसके बाद मोरूला एंड ब्लास्टुला बना, जो मोरूला 16 और ब्लास्टुला 32 स्टेज होती है, जो एक मल्टी सेल्यूलर स्टेज होती है। फिर उसके बाद बना गैस्ट्रुलेशन, जो जहाँ फॉर्मेशन हो गया किसका, 3 जर्म लेयर का, जिससे अपनी कंप्लीट बॉडी बनी होती है। गैस्ट्रुलेशन के टाइम एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता गया तो उस समय गैस्ट्रुलेशन जहाँ कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे 3 जर्म लेयर बनती है। वो 3 जर्म लेयर रहती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर से मिलकर कंप्लीट ह्यूमन बना होता है। कौन, इन तीनों जर्म लेयर से क्या बनता है, कंप्लीट इंसान बन जाता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस क्या क्या आती है कि जाइगोट आई जो एक यूनिसेल्युलर स्टेज थी, फिर उसके बाद मोरूला एंड ब्लास्टुला आई जो एक मल्टी सेल्युलर स्टेज थी, फिर गैस्ट्रुलेशन हुआ जिससे फॉर्मेशन हुआ 3 जर्म लेयर का। फिर 3 जर्म लेयर कौन कौन सी थी, सबसे पहले थी एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म, जिनसे क्या होगा एक कंप्लीट इंसान का फॉर्मेशन हुआ। तो अपन ने बात कर ली रिकैपिटुलेशन थ्योरी के बारे में, जो किसने की थी, अर्नेस्ट हैकेल ने, जिन्होंने ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी एक स्टेटमेंट दिया। इसमें ओंटोजेनी का मतलब था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फाइलोजेनी का मतलब था इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहेगा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में भी रिपीटेशन आते रहेंगे, मतलब वो भी रिपीट होती रहेगी, चेंजेस आते रहेंगे। फिर एम्ब्रियोनिक सीक्वेंस अपने पढ़ा कि सबसे पहले एम्ब्रियो बना। अब वो एम्ब्रियो कैसे बना कि सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के बाद वहाँ पे जाइगोट से फिर क्या बना मोरूला ब्लास्टुला। इसमें क्या होता है इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर एम्ब्रियो की अपन ने स्टेजेस जैसे एम्ब्रियो बना तो जाइगोट आया सबसे पहले, एक उसकी सिंगल सेल से बना। फिर मोरूला ब्लास्टुला बना जो मल्टी सेल्युलर स्टेजेस बनी। गैस्ट्रुलेशन हुआ जहाँ फॉर्मेशन हुआ 3 जर्म लेयर का, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन्हीं 3 जर्म लेयर से अपना कंप्लीट शरीर बना होता है, ये आपको याद रखना। उसके बाद अपन ने एक साइंटिस्ट आए वॉन बेयरलो, जो किसने दिया था, वॉन बेयरलो किसने दिया था, प्रपोज बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। इन्होंने इनके नाम से रखा था वॉन बेयरलो। इन्होंने क्या किया कि ये वॉन बेयरलो था, ये अपोजेस था रिकैपिटुलेशन थ्योरी। मतलब जो अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ये उसका अपोजिशन कर रहे थे, मतलब इनको पसंद नहीं आई थी, इसके अगेंस्ट है। कौन सी थ्योरी के, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जो बोल रही थी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्या रहेगी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में भी रिपीटेशन आती रहेगी। ये किसने कहा था, अर्नेस्ट हैकेल ने रिकैपिटुलेशन थ्योरी में कहा था। लेकिन वॉन बेयर साहब आए, इन्होंने अपना लॉ दिया, जिन्होंने अपोज करा कि रिकैपिटुलेशन थ्योरी को अपोज कर दिया। इन्होंने क्या कहा वो अपन बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वॉन बेयर देयर इज नो रेपिटेशन इन ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि जो कोई भी रिपीटेशन नहीं आया इवोल्यूशन के अंदर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के अंदर। इनका कहने का मतलब ये था कि जो अर्नेस्ट हैकेल या रिकैपिटुलेशन थ्योरी ने बोला था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ क्या है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर रेपिटेशन आते रहते हैं। लेकिन वॉन बेयर साहब आए कि इन्होंने कोई भी रेपिटेशन नहीं हो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर, वॉन बेयर साहब ने ये बोल दिया। लेकिन ये क्या किसको सपोर्ट कर रहे थे, कॉमन एंसेस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, कि जो कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं उनमें जो इवोल्यूशन हो रहा है ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो एक साइंटिस्ट आए थे जो उसको अपोज कर रहे थे। अब आपको पता है ये तो साइंटिस्ट तो आते रहते हैं एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन अर्नेस्ट हैकेल ने जो कहा था
वो काफ़ी हद तक सही था। फिर अगले बात करेंगे कि जो एविडेंस है वो सपोर्ट करते हैं कॉमन एंसेस्टर को। कौन कौन से एविडेंस है? बाय कंपेयरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेज, एम्ब्रियोनिक स्टेजेज, मोस्ट वर्टिब्रेट्स वी ऑब्जर्व इनिशियल स्टेजेज। मतलब अपन जो कॉमन एंसेस्टर को सपोर्ट करते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर से सब चीज़ें चलती रहती है, तो कहाँ से वो सपोर्ट करती है क्या एविडेंस को, अपन उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन इनिशियल स्टेज जान लेते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की। इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आर कॉमन ऑलमोस्ट सिमिलर। अरे ये बात भी सही है, आप किसी भी इंसान का इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस देखोगे तो आप उनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो इनिशियल स्टेजेस क्या होती है अमंग ऑल वर्टिब्रेट्स में, क्या होती है? ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। दिस सिमिलरिटी इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर। अब जैसे जैसे उनमें सिमिलरिटी दिखती गई थी तो ये क्या इंडिकेट करती है कि उनमें कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो क्या होगी एविडेंस जो कौन कौन से सपोर्ट करते हैं कॉमन एंसेस्टर को, तो उनमें कंपेयर करके एम्ब्रियोनिक स्टेजेज में देखा गया कि कौन कौन से कॉमन एंसेस्टर को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने इनिशियल स्टेज देखी, जिसमें क्या हुआ इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज आर कॉमन। जो इनिशियल एम्ब्रियोन की स्टेजेस थी वो कॉमन थी, ऑलमोस्ट सिमिलर थी सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो ये सिमिलरिटी इंडिकेट करती है कि इनमें कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि जो इनिशियल एम्ब्रियो रहता है वो ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर। फिर जैसे बाद की स्टेजेस देखी अपन ने किसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर, तो लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बिकम कंपेरेटिवली लेस सिमिलर। अब जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती गई एम्ब्रियो की, मतलब जैसे जायगोट बना, फिर उसके बाद मोरूला बना, ब्लास्टुला बना, गेस्टुलेशन बढ़ा, तो उसके बाद क्या हुआ सिमिलरिटी धीरे धीरे कम होती गई, लेस सिमिलर होती गई। उसके बाद फाइनल स्टेज क्या थी? द लास्ट स्टेज बिकम कंप्लीटली डिफरेंट गिविंग राइज टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जैसे जैसे फाइनल स्टेज के बाद आए अपन एम्ब्रियोनिक, तो उनमें कंप्लीटली डिफरेंट हो गई, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबके सेम शो नहीं हो रहे थे फाइनल स्टेज तक। तो अपन ने क्या बात करी कॉमन एंसेस्टर के एविडेंसेस के बारे में। इनिशियल स्टेज में तो क्या ऑलमोस्ट सब सिमिलर दिखाई देते हैं एम्ब्रियो की स्टेजेस, धीरे धीरे अपन स्टेजेस बढ़ती जाती है तो सिमिलरिटी कम होती जाती है और एक फाइनल स्टेज में जाके सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही डिफरेंट हो जाते हैं। ये अपन ने बात की थी एविडेंसेज ऑफ कॉमन एंसेस्टर के बारे में। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है द सिमिलरिटी इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ वर्टिब्रेट्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट वे हैव इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। इसका कंक्लूजन एक ही निकलता है कि जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो इनिशियल स्टेजेस सिमिलर दिखाई दे रही थी वो ये सपोर्ट करती है कि सबका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो क्या एविडेंस सपोर्ट करते हैं कॉमन एंसेस्टर को? द सिमिलरिटी ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ वर्टिब्रेट्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट वी हैव इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। मतलब जो इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस अपने अंदर दिखाई गई थी सिमिलर, वो ये सपोर्ट करती है कि इनके कॉमन एंसेस्टर सेम है। इस वजह से ये कॉमन एंसेस्टर एविडेंस को सपोर्ट करता है, इवोल्यूशन के एविडेंस को सपोर्ट करता है। कौन? कॉमन एंसेस्टर। क्योंकि इस इनिशियल जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस थी वो बिल्कुल सिमिलर थी, इस वजह से कॉमन एंसेस्टर इवोल्यूशन के एविडेंस को सपोर्ट करता है। यहाँ पे अपना ये सेकंड जो एम्ब्रियोलॉजी ये एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन था, कौन? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। तो अपन ने आज दो एविडेंस पढ़े मेजर वाले, जो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल पढ़ा पहला, जिसमें 5 टाइप के अपन ने पढ़े, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। थर्ड अपन ने बात की थी वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। फोर्थ अपन ने बात की थी कनेक्टिक लिंक के बारे में, और एटाविज्म और रिवर्सन के बारे में अपन ने बात की थी। ये 5 अपन ने मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में बात की थी। सेकंड मेजर एविडेंस पढ़ा अपन ने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें अपन ने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में बात की, जिसमें एक थ्योरी है रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जो अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी। मतलब ओंटोजेनी का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता गया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अपने को रिपीट करती रही। ये किसने कहा था? अर्नेस्ट हैकेल ने रिकैपिटुलेशन थ्योरी में कहा था। उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आती गई, जिनमें के अंदर कुछ यूनिसेलुलर थी, जैसे जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टुला, मल्टी सेलुलर थी, और गेस्टुलेशन में 3 जन्म रेखा हो गया, एक्टोडम, मेजोडम, एंडोडम, जिनसे कंप्लीट एक इंसान का फॉर्मेशन होता है। फिर एक लो आया वॉन बेयर लो, जिसने किसने दिया था?
कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने दिया था, जो किसको अपोज करता है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी को अपोज करता है। क्योंकि वॉन बेयर ने कहा कि कोई भी रेपिटेशन नहीं होती इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि कोई भी रिपीटेशन नहीं होती इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे। ये बोल दिया वॉन बेयर ने। मतलब जो अर्नेस्ट हैकल ने बोला था रिकैपिटुलेशन थ्योरी में, उसके अगेंस्ट चले गए कौन, वॉन बेयर साहब। उसके बाद अपन ने कॉमन एंसेस्टर के एविडेंस देखे, जो कौन कौन से सपोर्ट करते हैं कॉमन एंसेस्टर को। क्या सपोर्ट करते हैं कि जो इनिशियल एम्ब्रियो होता है वो ऑलमोस्ट सब में सिमिलर होता है, और जैसे जैसे उसकी स्टेजेस आगे बढ़ती रहती है वो एम्ब्रियो क्या रहता है, सिमिलरिटी धीरे धीरे कम होती रहती है, और फाइनल स्टेज तक सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबके अलग हो जाते हैं। इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेज ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, जो एक कॉमन एंसेस्टर को मेजर सपोर्ट करती है, कि एविडेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर भी सबके अंदर कॉमन रहे होंगे। तो इस वजह से कॉमन एंसेस्टर इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। ये अपन ने आज के इस लेक्चर में पढ़ा। अपन ने 5 मेजर पढ़े एविडेंस किसके अंदर, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल के अंदर, और सेकंड अपन ने बात की मेजर एविडेंस के बारे में, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि इस लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी फ्यूचर में अपडेट आएगी मैं वहां पे बताता रहूंगा आपको, जो भी नीट ओरिएंटेड या बोर्ड के ओरिएंटेड जो भी अपडेट आती रहेगी मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट करता रहूंगा। आज के इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।